हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इंग्लिश के सेशन में, जिसमें हम आप लोगों को सीजीएल के टायर वन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसमें क्या है कि आपको इस सेशन से क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसमें पहला तो है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक ऑफ पेपर सॉल्विंग। और पेपर सॉल्विंग में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर इससे लिए गए हैं उसमें मैंने खुद इनको डिस्कस नहीं करा है किसी से, या फिर मैंने इसके आंसर्स नहीं देख रखे हैं। तो मैं खुद आपको एग्ज़ाम हॉल का जो तरीका होता है, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे कुछ करने की कोशिश करेंगे। और कुछ स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स भी उसमें आती हैं लॉजिक के साथ जो है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ गेस करना होता है एग्ज़ाम हॉल में। और ऑब्वियसली कुछ ग्रामर रूल्स तो सीखने ही वाले हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जानकारी रही मेरे बारे में। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैसिव वॉइस में बदलना है, एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है। तो सेंटेंस क्या है? द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में हम उसका टेंस नहीं बदलते। देखिए यहाँ पे इज लिखा है ना, इसको हम वर या वॉज ऐसे करके नहीं बदलते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में जब भी बदलेंगे तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो टेंस ना बदल के तो हम वर वालों को हटा देंगे। ये आपको लॉजिक है। ठीक है, ये आपका लॉजिक एप्लीकेशन है जिसमें आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि टाइम कम होता है। तो टाइम जब कम होता है तो आप ये नहीं कर सकते कि हम जो है ज़्यादा टाइम लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जबकि वो कम समय में हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो ज़्यादा सही लग रहा है ना? चलिए इसको मार्क कर लेते हैं कि ये सही हो सकता है। देखिए अभी हम ग्रामर रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लॉजिक। सिर्फ आपको बेसिक पता है, जैसे कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, कैसे होता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन कम से कम आपको इतना पता है कि उसमें टेंस नहीं बदलते हैं, बेसिक। ठीक है, टेंस नहीं बदलते हैं पैसिव वॉइस में। तो हम उसको उन सेंटेंसेस को बाहर कर देंगे जो ऑलरेडी अलग टेंस में, यहाँ पे प्रेजेंट में है। ठीक है, वर में हो गया मतलब पास्ट में चला गया। तो हम वैसी गलतियाँ करने के बजाय, या कुछ ग्रामर रूल्स में गलती करने उसके बजाय, हम उन सेंटेंस को बाहर ही कर देंगे जो हमें कंफ्यूज करते हैं। बस उसमें माइनर सी गलती, इसलिए उनको हम हटा रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। द स्टूडेंट्स हैव बीन एडवाइज्ड ऐसे का बदलते आपने देखा है? इज एडवाइजिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इसमें बीइंग लग जाता है। ठीक है, जब जब भी एक्टिव वॉइस में बदलते हैं तो बीइंग लग जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ऑब्जेक्ट्स थे, तो इनको जब सब्जेक्ट्स में लाया गया तो क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में थे तो आर लग गया। तो यहीं पे हमारा ये सही हो जाएगा। हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीइंग नहीं था तो हमने इसे भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या हम कुछ रूल्स देख ले गया यहाँ पे? कुछ रूल्स देख लेते हैं, चलिए एक्टिव पैसिव वॉइस में। चलिए कुछ रूल देख लेते हैं। तो हमें जो है प्रेजेंट, जब भी प्रेजेंट टेंस की बात होती है उसमें तो ये टेंस नहीं चेंज होता, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहता है। एक्टिव पैसिव वॉइस जो भी चेंज होते हैं। ठीक है, बस कुछ ये देख लीजिए, बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई एक्सटेंडेड क्लासेस नहीं चलेंगी जिसमें आपको बहुत बेसिक से डिटेल में डिस्कस किया जाए। मैं बेसिक बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ होते हैं जो जिनके पैसिव वॉइस जो है नहीं बनते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस ये एक होता है। ठीक है, फिर उसमें पास्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पूरा। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर का होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इनके जो है पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं।
तो जब भी आपको इसमें बनता हुआ मिले तो आप तुरंत उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं और आप गलत कर बैठे। देखिए, गलतियाँ वहीं होती हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नॉलेज अप्लाई करने लगते हैं, ठीक है। तो क्या हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, जैसे कि कुछ डिफ़िकल्टी वाले लेते हैं। चलिए, मुझे जो याद आ रहा है उसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, द ग्लास इज फिल्ड विद जूस। इसको अगर पैसिव वॉइस में बदलना हो तो कैसे करेंगे? द ग्लास इज फिल्ड विद जूस, तो कैसे करेंगे? कुछ अंदाजा लग रहा? देखिए, ये क्या है कि द जूस फिल्स द ग्लास, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको? तो कौन सा इसमें एक्टिव लग रहा है और कौन सा पैसिव लग रहा? क्या ये सही में लिख रहा हूँ? एक्टिव और पैसिव, क्या ये पैसिव लग रहा? वो तो उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि यहाँ पे एक्टिव और यहाँ पे पैसिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको ये वाला सेंटेंस ही ऐसे लिखा मिलेगा, जूस फिल्स द ग्लास, ठीक। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो विद है ना, ये जो बेस वर्ब्स होती हैं, ये आपकी मीनिंग डिफाइन करती है। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपकी मीनिंग कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। जो मीनिंग होती है, जो सेंटेंस दे रखा है उसमें मीनिंग कभी चेंज नहीं होगी, उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, ठीक है। और अगर मीनिंग चेंज हो जाता तो आप वहीं से उसको गलत मान सकते, क्योंकि हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है और एमसीक्यू में आप ये चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू। अब देखिए, मैंने आपको न्यूज़पेपर वाली बात बताई थी। अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा इंग्लिश वालों को, तो न्यूज़पेपर की बात बताई थी, एक्सपीरियंस, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं किसी भी इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश आती है उसमें जो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, मैं कभी भी पढ़ के नहीं जाता था, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि कंटिन्यूअस जो है वो मैं पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, तो उसके हिसाब से जो नॉलेज एक्यूमुलेशन होता है इंग्लिश का ही, क्योंकि इंग्लिश क्या है, हिंदी की तरह एक लैंग्वेज ही तो है ना। आप हिंदी की किताब कभी लेके बैठते कि लाओ अच्छा, कहीं मैं जा रहा हूँ तो लाओ सीख लेता हूँ थोड़ी हिंदी, जिस पे जो है मेरा थोड़ा इंप्रेशन बनेगा, ऐसे तो नहीं होता ना। तो उसी तरह इंग्लिश है। तो ये जब भी ये न्यूज़ छपती है ना, तो इसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ साथ छपती है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो प्रोक्योर यहाँ पे दिया भी है। तो जब भी कभी आप पुरानी कोई न्यूज़ उठा लीजिए, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे तो कभी भी गवर्नमेंट कोई भी जब हथियार खरीदती है तो ऐसे लिख के आता है कि मोदी गवर्नमेंट टू प्रोक्योर S-400 फ्रॉम रशिया, ठीक है, ऐसे करके लिख के आता है। समझ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और बेसिक, इस सेशन का बेसिक जो मतलब है वो ये है कि आपको लॉजिक अप्लाई करना है। देखिए, जो मैंने अभी तक दो क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे किए हैं, कि जो न्यूज़पेपर में मिल रहा होता है। और देखिए, मैं बिना पढ़े जो है ये पेपर, मुझे स्लाइड्स बना के दी गई हैं, मैंने इनको देखा नहीं है, ठीक है। मतलब इनके आंसर्स को मैंने देखा नहीं है प्रॉपरली कि कौन सा ऑफिशियली सही था, कौन सा गलत था, मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए पहले से सॉरी है। बस यहाँ पे लॉजिक एप्लीकेशन की बात है कि आप एग्जाम हॉल में इसे कैसे सॉल्व करके देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। जम्बल्ड का मतलब होता है कि इधर उधर दिए हुए हैं, इनको आपको ऑर्डर में करना है, ठीक है। जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेज इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, बट द ईगल
तो कोहेरेंट पैराग्राफ। चलिए, तो ये जो हमारा पहला जो सेंटेंस है, बट द ईगल इन रैथ गेव द बीटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन द हेयर। एयर क्या बोलते हैं, इसे एयर बोलते हैं, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसका एयर। एंड डिवावर्ड हिम। तो एयर जो होता है ये एक तरह का रैबिट होता है, ठीक है। रैबिट और एयर में ये डिफरेंस होता है कि जो एयर होता है ये, इसके बड़े बड़े से कान होते हैं, ठीक है। इसके ऐसे थोड़े से बड़े कान होते हैं, ऐसे करके। बाइक जैसा लग रहा है क्या है, ऐसे करके होता है, ठीक है। बड़े कान इसके होते हैं, थोड़ा बड़ा भी होता है, हालांकि ये थोड़ा बड़ा भी होता है। एंड डिवावर्ड हिम, तो ये जो बट द ईगल इन रैथ, तो देखो जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, बट कभी बट से स्टार्ट होते देखा है सेंटेंस को? मतलब किसी चीज़ की कंटिन्यूएशन में वो चीज़ होती है। मैं यहाँ कोई रूल नहीं बता रहा, सीधे बात बता रहा हूँ कि कोई रूल नहीं बता रहा कि ये ऐसे कर लेते फिर इसका मीनिंग मिला। हो सकता है कुछ लोगों को, खासकर ये शिकायतें आती हैं हिंदी मीडियम की तरफ से कि उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। उन्हें जो सेंटेंस की जो मीनिंग होती है वो क्लियर नहीं होती उतना। तो उतना तो लेकिन पता नहीं कि कभी लेकिन से कभी शुरुआत होती किसी एक स्टैंड अलोन बात की। यहाँ तो पैसेज की बात कर रहा ना कि उसका पूरा मीनिंग बनना चाहिए। तो जब चार सेंटेंस जुड़ेंगे तो क्या कभी लेकिन से बन सकता है? क्या बन सकता है क्या? चलिए अगले सेंटेंस पे, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ए जो पहले जो शुरू है, तो ए हम एक ऑप्शन हटा दिया हमने। ए सी डी भी तो नहीं बन सकता है ना। The beetle therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal। मतलब इतने छोटे जानवर को ना मारने की एक तरह से प्लीड किया उसको, बीटल ने, ठीक है। When the eagle flew away, the beetle flew after him to learn where the nest was। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई कहानी चल रही है जिसमें बीटल और एयर और ईगल की बात हो रही है कि ईगल जो है उसको खाने के लिए आता है। Air, being pursued by an eagle, took himself for refuge to the nest of a beetle, whom he begged to save him। तो यहाँ पे जो कहानी की स्टार्ट हो रही है, मतलब चार सेंटेंसेस का जो पैरा है, तो क्या पहली घटना हुई होगी? हमें सोचना होगा कि इसमें क्या पहली घटना हुई होगी। When the eagle flew away, क्या कोई ऐसा सेंटेंस मतलब बन पा रहा है कि ईगल फ्लू अवे, द बीटल फ्लू आफ्टर हिम टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वाज? इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं है किसी चीज़ का, कोई कहानी टाइप की नहीं बन पा रही। तो हम सी से जो स्टार्ट है, मतलब जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो डी से ही होगा, ये हमें क्लियर हो गया। पहले बी होगा या सी होगा, हमें यही डिसाइड करना। हमें आगे देखना भी नहीं ए सी का या ए बी का, कहीं देखना ही नहीं, ये लॉजिक की बात है, ठीक है। हमें देखना कि बी पहले बन सकता है या सी बन सकता है। क्या होता है जब हम चार पांच सेंटेंसेस को एक तरह से, जब जम्बल्ड जो ऑर्डर है इसको सही ऑर्डर में लगाने की कोशिश करते हैं, तो गलतियां काफ़ी होती हैं, मतलब क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करें। और जो थोड़े और बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो हमें और ज़्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे डी हमें पता चल गया कि डी पहले होगा, लेकिन ये बी होगा कि सी होगा, बस हमें यही चीज़ करनी है। तो देखते हैं। Air, being pursued by an eagle, took himself for refuge to the nest of a beetle, whom he begged to save him। और आगे क्या हो सकता है? Therefore, the beetle therefore। अब अगर therefore आगे भी लगा तब भी मतलब निकल रहा है। क्या निकल रहा है? द बीटल देयरफॉर, मतलब इसलिए, बेग्ड टू सेव, इसलिए बीटल बीटल इंटरसीडेड विद द ईगल, मतलब बातचीत एक तरह से करी, ठीक है। एक तरह से बीच बचाव जो है, इंटरसीडेड विद द ईगल, बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लायर, एंड प्लीडेड विद हिम नॉट टू किल सो स्मॉल एन एनिमल। कुछ मतलब निकल रहा, मतलब बी ही होगा। सी का देख लेते हैं। व्हेन द ईगल फ्लू अवे, द बीटल फ्लू आफ्टर हिम टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वाज। क्या इसका मतलब निकल रहा ठीक से? क्या डी सी ए बी बन सकता है क्या? क्या मतलब सबसे बाद में घटना क्या हुई कि एयर एंड डिवावर्ड हिम। तो क्या पहले ये घटना हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है घटना?
तो हमारा जो सही होगा DBAC होगा। ठीक, अब आपको एग्जाम हॉल में इतना सोचने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे सोचेंगे, ना कि कोई रूल लगाने की कोशिश करेंगे, ना कोई कहानी बनाने की कोशिश करेंगे, सीधे सीधे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बैंग फॉर द बक, चलिए मैंने कभी नहीं पढ़ा ये, मैंने कभी नहीं पढ़ा ये बैंग फॉर द बक। बस मुझे इसमें बैंग दिख रहा और बक दिख रहा। अब बस वही मैं कहता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर, अगर आपको इंग्लिश का कोई एग्ज़ाम होता हो, ठीक, मतलब इंटरनेशनल लेवल का भी होता हो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की यही इंपॉर्टेंस है, न्यूज़पेपर की, इंग्लिश न्यूज़पेपर की यही इंपॉर्टेंस है कि आपको इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं उनका भी पता चलता रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर तरीके से कवर करते हैं, और उनकी उनके जो क्या कहेंगे, उनको टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको भी कवर करते हैं। तो बग कहाँ यूज़ होता है? जैसे अपना पैसे यूज़ होता है ना, पैसे, पैसे क्या होता है कि एक रुपये की छोटी यूनिट है ना, 100 पैसे में 1 रुपया होता है ना, 100 पैसे में क्या 1 रुपया होता है ना। तो ये इसी तरह बक्स होते हैं, डॉलर की एक तरह से छोटी यूनिट है। ठीक है, फ्यू बक्स, जैसे कहेंगे कुछ मुझे पैसे दे दो डॉलर में, मगर मतलब कोई अमेरिकन अगर बोल रहा हो तो कहेगा कि गिव मी सम बक्स। ठीक है, तो समझो कुछ पैसे मांग रहा है, डॉलर की एक तरह छोटी यूनिट हो गई। ठीक है, अब इतना डिटेल में जान रहे हो, बस इतना पता है कि हाँ बक कुछ रुपया मतलब होता है। बैंग फॉर द बक मतलब एक छोटी जैसे कि आपको 2 रुपए का पिज्ज़ा कोई दे दे, 2 रुपए में आपको पिज्ज़ा दे दे, तो आप क्या बोलेंगे? बैंग फॉर द बक। तो मुझे बैंग फॉर द बक में ये समझ में आ रहा कि बैंग हुआ है बक से, मतलब छोटी यूनिट से बैंग हुआ है बक के लिए। हालांकि ईडीएम जैसे आपको नहीं आता तभी ये मीनिंग लगाएंगे, ये नहीं कि आपको हल्का फुल्का कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में आप ये मीनिंग लगाने लग गए इसमें। जब आपको नहीं आता है तब आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? बैंक का मतलब मोर हो सकता है क्या? मोर वैल्यू। और बक का मतलब मनी हो सकता है क्या? यही यही सही हो सकता है क्या? मोर वैल्यू फॉर मनी। आप ये आपको लगने लगा कि हाँ ये सही हो सकता है, जब आपको नहीं आता है तो आप ये यहाँ पे पहुँच गए कि आप ये सही हो सकता है। तो क्या ये सही हो सकता है कि सॉरोफुल हार्ट? क्या समझ में आ रहा है क्या? चलो इसको एलिमिनेट करते हैं। डैश अगेंस्ट समथिंग, अब डैश अगेंस्ट समथिंग का मतलब क्या हो सकता है? कुछ क्लियर हो रहा? मतलब इससे कुछ रिलेशन लग रहा है बक से रिलेटेड? हालांकि कुछ ईडियम्स ऐसे भी होते हैं जिनका बिल्कुल डिफरेंट ही मीनिंग होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ तो नहीं लग रहा है ऐसा। मतलब जब ये एक चीज़ मिल गई तो ये चीज़ नहीं भी नहीं लग रही। हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये बैंक का उल्टा है। तो जब भी कोई दो ऑप्शन दिए हों, दोनों में से आपको उल्टा दिया हो, मतलब दोनों ऑप्शन अपोजिट दिए हों, ठीक है। और ये जीएस में भी अप्लाई होता है, ये जनरल स्टडीज़ में भी अप्लाई होता है सेम। इंग्लिश में तो अप्लाई होता ही है, लेकिन यहाँ भी अप्लाई होता है। लेस वैल्यू, तो ये दोनों मोर और लेस दोनों अपोजिट, तो दोनों में से एक सही होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही सही होगा। तो मैंने तो पहले ही इसको सही मान लिया, तो ये तो फिर भी नहीं सही हो सकता, क्योंकि इसको सही मान ही लिया मैंने, मतलब पार्शली इसको सही मान लिया, तो ये तो गलत ही होगा फिर। तो इस पे हम पहुंच जाते हैं। अब ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया होगा इसका मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा। चलिए आगे चलते हैं। Select the options that expresses the given sentence in an indirect speech. Everything is going to be all right, said the doctor. Indirect speech में select the option that expresses the given sentence in indirect, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच है। जैसे डायरेक्ट स्पीच का ये मतलब होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि तुम मुझे ये सामान उठा करके दे दो, तुम मुझे ये सामान उठा करके दे दो। इनडायरेक्ट में क्या बोलूँगा? इनडायरेक्ट में बोलूँगा कि ये सामान तुम्हारे द्वारा ये सामान उठा करके मुझे दे दिया जाए, ऐसे कुछ बोलूँगा ना इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। ऐसे तो बोलूँगा ना इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है एक्टिव पैसिव वॉइस में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। थोड़ा सा फर्क होता है कि हम चीज़ों को जो है
सेपरेट करते हैं। देखिए ग्रामेटिकल नहीं है, ये ट्रिक वाली चीज़ है, ट्रिक वाली है। ये सेपरेट करता है, जैसे दैट होता है। इनडायरेक्ट में ये जो कंजंक्शन है ना, ये मतलब सेंटेंस जोड़ने वाला, ये आ जाता है। और पैसिव वॉइस में ये चीज़ नहीं आती। एक्टिव पैस जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया होता है, तो पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस फॉर्मेशन में जब होता है तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। इतना ही फर्क है। तो क्या होता है, डॉक्टर सेड दैट, हटा लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर गोइंग टू बी ऑल राइट। ये पहले इसमें बोला सेड द डॉक्टर, सेड द डॉक्टर, तो सब में सेड सेड दिया, चलिए ठीक है। सेड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू, तो आर हो सकता है क्या, सेम सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट में हम बदलने लगेंगे तो क्या एवरीथिंग आर हो जाएगा क्या? आर तो नहीं होगा भाई, एवरीथिंग आर गोइंग टू बी ऑल राइट। उसके उसमें फर्क आता है। हाँ यहाँ पे एक देख लीजिए, इसमें टेंस में फर्क आता है। एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस में फर्क नहीं आता, मतलब प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहता है और पास्ट का पास्ट में, फ्यूचर का फ्यूचर में रहता है। इसमें क्या है, टेंस बदल जाता है, ठीक। कि उसने मुझसे कहा था कि ये कर लिया जाए, मतलब कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब इनडायरेक्ट में हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कि डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाए, डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पास्ट में बात होती है तो हम जब इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा में जब हम लिखते हैं किसी सेंटेंस को, तो उसी तरह लिखते हैं जैसे समझो कि ऐसे ही बोला गया था। लेकिन जब उसको खोलते हैं या कॉमाज हटाते हैं तो यहाँ पे टेंस बदल जाता है। तो इज का जो टेंस बदलेगा वो क्या बदलेगा, क्या विल बदल जाएगा क्या? पास्ट की बात हो रही ना, पास्ट में बदलने की बात हो रही ना, पास्ट में बदलेगा। तो वॉज ही ऐसा है जो यहाँ पे बदल रहा है, तो इसी को सही कर दिया, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। देखिए बेसिक सी जानकारी से आपको चीज़ें क्लियर हो रही, इतना ही इजी आता है, ठीक है, इतना ही इजी आता है, समझ लीजिए। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेनेरिक, पेपर, फिर वही न्यूज़पेपर वाली बात आ गई। अब क्या करें, मजबूरी है भाई, क्योंकि सब कुछ न्यूज़पेपर में इतना ज़्यादा ये जेनेरिक ड्रग्स। इंडिया इज़ बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स। बहुत बार सुनने को मिलता है, मतलब बहुत ही बार सुनने को मिलता है। ये खासकर न्यूज़, जैसे कि अभी अफ्रीका में क्या हुआ था, अभी न्यूज़ मुझे लगता 15-20 दिन हुए होंगे। अफ्रीका में एक न्यूज़ आई कि जो इंडियन मेड कफ सिरप्स हैं, इनसे काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो गई। तो ये न्यूज़ बनी थी कि इंडिया का जो ड्रग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है। ताकि ये जो हमारी, इससे इमेज भी ख़राब होती है ना, कोई आपकी दवाई खा के मर गया तो इमेज ख़राब होती है ना, कि इंडिया की इमेज ख़राब होती है। कुछ कंपनियां ऐसे कर रही हैं, तो इंडिया का उसमें क्यों नुकसान हो भाई। तो इस वजह से ये न्यूज़ जो है इसमें थी, न्यूज़पेपर में। और जो एग्जामिनर हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो दुनिया से कटे हुए बस पेपर ही बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जेनेरिक का क्या मतलब होना चाहिए, चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए आपको नहीं पता है, देखिए हर क्वेश्चन में कोई कोई ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो स्पेसिफिक है यहाँ पे, आपको चारों ऑप्शन देखने सही से। प्रिसाइज है, डेफिनिट है, यूनिवर्सल है। इसमें ऑड कौन सा लग रहा है आपको? स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज़, मतलब विशिष्ट कह लें हिंदी में, विशेष। स्पेसिफिक जैसे किसी ने ऐसे लिखते हैं ना, विशिष्ट, ऐसे लिखते हैं विशिष्ट, विशिष्ट। डेफिनिट का क्या मतलब होता है, डेफिनिट मतलब होता है कोई निश्चित होना, ठीक है, किसी चीज़ में। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ सटीक कह सकते हैं आप। और यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, सार्वभौमिक, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, सार्वभौम, मतलब पूरी दुनिया में जो अप्लाई होता है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जैसे आप उसे
तो कहें कि भाई जो है कैसे बोलेंगे कि ये सिर्फ इसी चीज़ में अप्लाई होती है, बाहर अप्लाई नहीं होती, यूनिवर्सल नहीं है। बोलते हैं ना, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। जैसे पृथ्वी घूमती है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है ना। तो एक ऑड वन आउट क्या हो रहा है, यूनिवर्सल हो रहा। तो तीन एक ही जैसे मीनिंग वाले शब्द जो है वो तो नहीं हो सकते ना। आपको नहीं भी आता जेनरिक का, जेनरिक का नहीं आता तो आप यूनिवर्सल लगा दीजिए, ठीक। नहीं भी आता कि जेनरिक का क्या मतलब होता है, तब भी यूनिवर्सल लगा के चले, और मेरे साथ सही होना चाहिए। रेज द बार, अरे भैया अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। क्या रेज द बार, ये अक्सर कहाँ ऐसे यूज होता है, जो हाई जंप नहीं होती, हाई जंप जो होती है उसमें जो, कभी आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, तो ऐसे जो है ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक डंडी टाइप का रखा होता है एक, और यहाँ से आके इसके ऊपर से कूदते हैं, इधर गद्दा वद्दा पड़ा रहता है। तो ये जो हाई जंप होती है, इसमें रेस द बार होता है। चलो 6 मीटर मान लो कूद लिया, अब 7 मीटर कूदना होगा, फिर 8 कूदना होगा, मतलब इतना नहीं होता, लेकिन इसी तरह रेस द बार की बात होती। तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई टू सेट हाइयर गोल्स, तो आसान सी चीज़ थी, है ना। समझ में आ रहा होगा कि क्या, कैसे ये जो है एलिमिनेट किया जाता है। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। अब ये जो है ना, ये मुझे लगता है सबसे कठिन क्वेश्चन होना चाहिए इस पेपर का, इस पेपर का मोस्ट डिफिकल्ट होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपको और वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ होता है। थ्रॉन्ग, क्लस्टर, क्राउड। तो हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भी, कैसे बोलेंगे आप इसको, अ, जैसे कहीं भी मान लीजिए भीड़ लगी है, ठीक, ऐसे 10-15 आदमी खड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे कि हाँ एक भीड़ खड़ी है, क्राउड। मतलब जनरल, एक जनरल सेंस में यूज़ होता है। अब ये स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है, ये थोड़ा विशिष्ट नॉलेज है, इसको आप ट्रिक की कैटेगरी में नहीं रख सकते, कि इसमें ट्रिक नहीं लग सकती, आप इसको गलत ही करेंगे। क्लस्टर का मतलब होता है कोई ऐसा काफ़ी, जैसे कि कैसे बोलेंगे इसको, कि कुछ लोग हैं, उनका एक ग्रुप है, तो विशिष्ट कोई ग्रुप है तो उसे क्लस्टर बोल देते हैं, ठीक है। थ्रॉन्ग क्या होता है, कोई भीड़ इकट्ठा करना टाइप का, जैसे कि पीपल थ्रॉन्ग टू द कुंभ मेला, ऐसे करके, ये भी स्पेसिफिक सेंस में ऐसे ही यूज़ होता है। और इसका एक थ्रॉन्ग्स भी होता है, मतलब ये वर्ब और नाउन जो है दोनों की तरह यूज़ होता है, थ्रॉन्ग्ड और थ्रॉन्ग्स ऐसे भी होता है। इसी तरह ये भी ड्राइव का ड्रोव होता है ना, ड्रिवन होता है। तो ये वर्ब भी है, और अगर ड्रोव्स कर दिया जाए तो ये झुंड बन जाता है, किस चीज़ का, इसी का, ये हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग, और एनिमल्स ही नहीं, ये ह्यूमंस के लिए भी यूज़ होता है। अगर ये ह्यूमन भी लिखा होता तो ये सही होता। तो चलिए कोई नहीं, एक आधे क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही जो डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। रिजीम, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, रिजीम। रिजीम, रिजीम किससे, अभी अभी न्यूज़ में था, देखिए फिर से न्यूज़पेपर की बात आ गई। अब मैं तो करता रहूँगा भाई, आपको नाराज़गी होती तो होती रहे, मैं तो करता रहूँगा न्यूज़पेपर की बात। न्यूज़पेपर इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिख दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे। न्यूज़पेपर में अभी खबर चली थी कि जो बाइडन जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने एक बयान दे दिया था गलती से कि हम रशिया का रिजीम चेंज करना चाहते हैं, मतलब पुतिन को हटाना चाहते हैं। तो रिजीम का क्या मतलब हो गया, रूल हो गया भाई। कंट्री को कौन रूल कर रहा है, पुतिन। पुतिन को हटा रहे हैं, पुतिन का रूल हटा रहे हैं, रिजीम चेंज का मतलब। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in a given sentence. If no substitution is required, select no substitution. मतलब अगर ये जो लिखा ना, प्ले द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन, अगर नो सब्सटीट्यूशन है तो यहाँ पे नो सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दी। चलिए देखते हैं।
मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट, मतलब इसे सब्स्टिट्यूट करना मेनली, ठीक है, कि उसका मतलब ना बदले, इसका मतलब भी नहीं बदलना चाहिए। विल प्ले द ड्रम इफ यू विल प्रेस द बटन एट द बैक, प्लेइंग द ड्रम इफ यू प्रेस। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब बदल जाएगा ना। द टॉय ड्रमर, मतलब जैसे एक बंदर नहीं आता जिसके सामने जो है छत्ते टाइप के लगे रहते हैं, बाजा बजाता है, मतलब वो ढोलक बजाता है ऐसे करके, तो ऐसा क्या हो सकता है, इसका मतलब बदल दिया जाए, फ्यूचर में कर दिया जाए, हो सकता है क्या? प्लेइंग द ड्रम इफ यू प्रेस, मतलब प्लेइंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लेज जो है ये इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और टेंस में प्लेइंग तो वर्ब कहाँ जाएगी इसकी, क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? नहीं हो सकता। प्लेड द ड्रम, फिर वही दिक्कत आती, क्योंकि कोई जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दी ही नहीं, एक ही जगह हेल्पिंग वर्ब दी थी, लेकिन ये हो नहीं सकता ये, नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बहुत ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ ना इसको, इसीलिए मैं आज जो है वो स्टूडियो में जाके लेक्चर नहीं ले पा रहा। उसका रीज़न है कि मैं चाहता था कि आपको करेक्टली सिर्फ उस पर फोकस रहे, ट्रिक्स एंड मेरे वर्ड्स पे, ठीक है, मेरी शक्ल आपको ना दिखे। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात हो रही, इनकरेक्टली में मतलब जो इसकी इसका जो सेंटे वो सॉरी वर्ड फॉर्मेशन है ये गलत होगा, स्पेल गलत किया गया होगा। तो क्या होता है अनमैनेजेबल, तो यही होता है भाई, इसकी स्पेलिंग यही होती है। और ये भी न्यूज़पेपर से ही, आपको फिर कहेंगे सर न्यूज़पेपर पे किताब किताब छोड़ के बैठ जाएंगे, मैं तो कहता हूँ हाँ बैठ जाओ, क्योंकि मैंने तो छोड़ी हुई है भाई। मैं तो इसी तरह पेपर सॉल्व करता हूँ, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं ग्रामर वगैरह की बुक कभी नहीं पढ़ता था। तो चलिए देखते हैं। विल्डरनेस, जंगली पना टाइप का, ठीक है, या जंगल, जो जहाँ पे बहुत घना जंगल हो, विल्डरनेस से उसको भी बोलते हैं, ठीक। वायलेंस, वायलेंस, तो आप लिख के देख लीजिए इसका, वायलेंस क्या यही लिखी क्या, ओ आई में अंतर। और देखिए ज़्यादातर एग्जाम में आई ई की गलती, या जो इसी तरह ई आई की गलती, ओ यू, इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं ना, ज़्यादातर ये पूछी जाती, कि कहीं पे यू आगे कर दिया, ओ आगे कर दिया, एस आगे कर दिया तो ये पीछे कर दिया, मतलब इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं यही ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो इन्हीं पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपने एक पकड़ ली तो आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हाँ आपको नहीं पता है तो एक्सटर्मिनेटेड का वैसे मतलब क्या होता है? एक्सटर्मिनेटेड का मतलब होता है जनसंहार करना, मास किलिंग, जनसंहार, बिल्कुल, जेनोसाइड इसका सिनोनिम हो सकता है, जेनोसाइड। और जो मैंने आपको वो ब्लैक बुक बताई थी एक, इसमें साइड जो जहाँ पे जुड़ जाता है वहाँ पे किलिंग का मतलब होता है, सी आई डी अगर पीछे जुड़ जाए तो उसका किलिंग से रिलेशन ही होगा, ठीक है। जैसे सोरोरो साइड होता है, सोरोरो साइड मतलब सिस्टर की किलिंग, ये साइड जुड़ गया ना, तो अब आगे का नहीं पता, लेकिन जैसे ऑप्शन में दे रखा है तो आप वहाँ किलिंग से रिलेटेड वाला सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ग्रेजुअल। चलिए नहीं पता, मान लीजिए आप ग्रेजुअल का मतलब, तो आप जो है क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, अब्रप्ट, स्लो, रेगुलर, जेंटल। तो कुछ ऑड लग रहा है कहीं पे, एंटोनिम बताना है ना। एब्रप्ट का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ रोक दी जाए बीच में, ठीक, रोक दी जाए कोई चीज़, तो ये। स्लो का मतलब धीरे समझो हो गया, ठीक है, धीरे हो गया। रेगुलर का मतलब हो गया कि कंटिन्यूअस, चलता रहे, ऐसे चलता रहे। जेंटल का मतलब है, ये भी धीरे के सेंस में यूज़ होता है लेकिन नरम टाइप का, ठीक है। तो क्या कोई एकदम जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे धीरे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी धीरे लिखा है, चलिए ग्रेजुअल का मतलब कुछ भी होता होगा, तो इसका क्या इसमें कौन सा सही हो सकता है, मान लीजिए आपको नहीं पता। हालांकि ये ऐसी मीनिंग, ऐसा वर्ड है जो लगभग न्यूज़पेपर में तो आता ही है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। एंटोनिम बताना ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लो है, क्या ये हो सकता है?
क्योंकि इनका दोनों मीनिंग लगभग एक जैसा निकल रहा। तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा ना, दोनों गलत हो जाएगा। एब्रप्ट का मतलब धीरे तो नहीं होता, लेकिन एब्रप्ट मतलब रोकना जरूर होता है। तो ग्रेजुअल मतलब कुछ भी होता हो, मुझे लगता है रेगुलर जो है सही होता है, लेकिन ऐसे मुझे पता है ग्रेजुअल, क्योंकि ये इतना कॉमन है। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे से, और यहाँ बताना था इंटोनल, तो उसी तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। The following sentence has been divided into parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options. You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro. देखिए, गलती पकड़नी है तो यू में भी एक मिस्टेक हो सकती है। यू की स्पेलिंग तो यही होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कभी ये ऐसे भी लिख सकता है, वाई यू ओ भी लिख सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, यू मस्ट, मस्ट भी गलत लिख सकता है, अवॉइड भी गलत लिख सकता है, कुछ भी मतलब उसकी वर्ड का स्पेल भी गलत हो सकता है, और भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कैसी भी मिस्टेक हो सकती है। तो देखते हैं, क्राउडेड भी सही लिखा, क्राउडेड बस, ग्रामर भी सही है। और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट, क्वाइट तो नहीं लिखा वैसे, क्वाइट लिखा, क्वाइट मतलब होता है शांत, क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, तो यहाँ पे क्वाइट होना चाहिए, क्योंकि क्वाइट का मतलब एम्फेसाइज करने के लिए किसी चीज़ को आप करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए किसी चीज़ पे जोर जबरदस्ती डालने के लिए, कि आप जो है किसी बात पे आप अपना वजन रखना चाहते हैं, तो आप क्वाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वाइट का नहीं, क्वाइट मतलब शांति होता है। तो किसमें गलती है, ये हो गया, इसमें गलती है, ठीक। The following sentence has been split into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Had you not reached in time, अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, कि अगर तुम ना आए होते, कंडीशनल सेंटेंस, कि अगर तुम ना किए, धोखा दिए होते, अगर तुम मुझे धोखा ना दिए होते तो आज मैं परेशान ना होता, है ना, ऐसे करके लोग बना लेते हैं आजकल, शायरी भी करते हैं। तो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट अवर लाइफ्स। तो कंडीशनल सेंटेंस में हैड से जैसे स्टार्ट है ना, अगर कि तुम अगर समय पे नहीं पहुंचते, तो विल हैव नहीं होता है, ये सीधे विल का वुड हो जाता है, कुड हो जाता है, और हैव ही प्लस हैव, कि हमने खो दिया होता अपना जीवन, तो वी विल हैव में गलती, ठीक है। सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, फिर जम्बल आ गया, ठीक है। जम्बल मतलब समझ गया ना, पिछले बताया था, इधर उधर दे रखे हैं, इनको सही से लगाना। अरेंज द सेंटेंसेज इन अ राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड करेक्ट पैराग्राफ, सॉरी करेक्ट नहीं, कोहेरेंट पैरा, कोहेरेंट मतलब होता है जिसका मीनिंग निकले एक के बाद एक, ये नहीं कि कहानी जो है उल्टी सीधी कहीं भी चल रही है। When we got near, we saw it was the steam rising from hot springs. We saw, जब हम पास गए, we saw कि एक राइजिंग स्ट्रीम थी। चलिए, हो सकता है यहाँ शुरू हो जाए, we saw in the distant। अब यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं जिससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो हमको चारों देखना पड़ेगा किससे स्टार्ट हो सकता है। we saw in the distant a great column of smoke, ठीक है। we wondered if it came from chimney or burning smoke। तो स्मोक जो है वो कहाँ से निकलता है, बर्निंग स्मोक, तो मतलब कोई धुआं देखा, तो वी वॉन्डर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और बर्निंग हाउस, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। अभी इन दोनों से रिलेशन नहीं इनके, इन दोनों सेंटेंसेस से तो फिलहाल इसका रिलेशन नहीं, लेकिन हॉट स्प्रिंग से जरूर है ना, हॉट स्प्रिंग से। तो क्या हो सकता है, कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, क्या ए से हो सकता है। वेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वॉज स्टीम राइजिंग फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। चलिए मान लीजिए ए से स्टार्ट हो गया, ए हो गया, फिर डी आएगा, तो क्या यहाँ ए और डी बन रहा, कोई नहीं बन रहा है, ए और डी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए और डी जो है ये सेंटेंसेज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहे हैं।
लेकिन क्या यहाँ पे फॉर्म हो रहा है AD? मतलब BC पहले हो सकते हैं, मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न है, BC हो सक लगा के देखते हैं, ठीक है। वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, हमने एक बड़ा सा धुआं का गुब्बार, ग्रेट कॉलम मतलब एक धुआं का गुब्बार उठते हुए देखा। वी वॉन्डर्ड इफ केम फ्रॉम अ चिमनी ऑफ बर्निंग हाउस। वी व्हेन वी गॉट नियर, मतलब जब हमें लगा कि वो चिमनी से कोई निकलता धुआं टाइप का होगा, लेकिन हम जब पास गए तो वो हॉट स्प्रिंग, मतलब स्टीम उठ रही थी, पानी का एक तरह से वो था, जो हॉट स्प्रिंग्स थे उससे पानी भाप निकल रही थी, ठीक है। तो हमने सोचा कि नहा लिया जाए उस गर्म पानी में। तो क्या ऐसा ही हो सकता है? बिल्कुल। तो आप दो सेंटेंसेस से उसको एलिमिनेट कर पाए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वर्क एंड डोमेस्टिक। भाई डोमेस्टिक वेट्स तो नहीं होता फिलहाल, ग्रेविटीज और फोर्स, फोर्सेज यूज होता है थोड़ा माइक्रो लेवल पे। तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, प्रेशर और फोर्सेज में। पीयर प्रेशर होता है एक, मतलब अपने दोस्ती यारी में जैसे कोई अगर नौकरी पा गया सरकारी वाली, तो डर रहता कहीं बंदी ना अपनी उससे शादी कर दे, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रेशर, डोमेस्टिक प्रेशर मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्रेड वर्ड। यहाँ तो पहले ही दिख गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं। पीसफुल होता है, ना कि पीसफुल। सिर्फ पीस ऐसे लिखता है, पीस मतलब टुकड़ा, पीस मतलब शांति, तो ये तो पहले दिख गया। बहुत ही सिंपल। अभी तक एक ही, समझ लीजिए एक ही ऐसा क्वेश्चन हमें मिला है जो ऐसा था कि हाँ उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना था और वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, 90% चांस। और ये उनके लिए थे जो जिनकी इंग्लिश कह सकते हैं आप कमज़ोर हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, मतलब आप 25 में, मुझे लगता है अगर आप कमज़ोर भी हैं ना 20 आराम से ला सकते हैं। सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आराम से 20 ला सकते हैं। और जो काफ़ी टाइम से जिनको पता है वो 24 तो सही कर सकते हैं आराम से। और ये कोई, मुझे अभी बताया गया है कि ये कोई ऐसा पेपर नहीं है, ये शायद पिछले साल का ही पेपर है। पिछले साल का ही पेपर, तो कोई इतना बड़ा गैप नहीं आएगा जिसमें आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया इस बार क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। ऐसा नहीं होने वाला। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सीज। NIA ने रेड करके एसेट्स को सीज कर दिया। न्यूज़पेपर की बात है। अब आप कहेंगे भाई हर सर तो भाई हर क्वेश्चन को न्यूज़पेपर से निकाल के रख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंटोनिम सीज का क्या मतलब होगा? फिर एंटोनिम आपको बताना है। तो ग्रैब में मीनिंग निकल रहा है कि हाँ किसी चीज़ को छीन लेना। कैच में भी उसी तरह के, स्नैच मतलब चेन स्नेचर नहीं होते जो चेन वेन छिना ले जाते हैं गले से, औरतों के काट ले जाते हैं। लूजन, लूजन का कुछ मतलब निकल रहा है कि भाई, हालांकि ये करेक्ट अप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन मतलब निकल रहा है कि हाँ उसका उल्टा है, बस उल्टा ही बताना होता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकालनी होती है ये नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन अ गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो। वही चीज़ है कि अगर सब्सटीट्यूशन नहीं रिक्वायर्ड है तो आप इसे नो सब्सटीट्यूशन सेलेक्ट कर दीजिए। और नो सब्सटीट्यूशन कहीं अलग भी, ये नहीं कि चौथे पे ही दे रखा होगा, दूसरे पे भी दे सकता है, ठीक है। While washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. अब ये काफ़ी एक तरह से क्या कहेंगे आप, अफवाह, कि बहुत अगर हाथ हाथ रगड़ें तो जो गर्मी पैदा होती है हाथों से, उससे जो है माइक्रोब्स चले जाते हैं। मतलब बिना साबुन के आप रगड़ें तो ये चले जाते हैं, ऐसा नहीं। जो माइक्रोब जैसे कोरोना, कुछ माइक्रोब जा सकते हैं लेकिन सारे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको अगर, कोरोना के, खास कर कोरोना में उठा था ना ये अफवाह, तो कोरोना के जो वायरस होते हैं वो 100 डिग्री पे भी, पानी में भी जो है मरते नहीं इतना जल्दी। तो ऐसा हाथ गर्म करने से, क्योंकि 100 डिग्री तो नहीं हो जाता आपका टेम्परेचर जो हाथ का होता है, तो ये, लेकिन साबुन के साथ अगर 20 सेकंड तक आप हाथ रगड़ते हैं साबुन करके, तो आप जो है माइक्रोब्स मार सकते हैं। द माइक्रोब्स ऑन देम, मुझे तो कोई गलती नहीं लग रही। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता कुछ, मान लो ए, आर्टिकल कोई ए दी एन की गलती है कुछ ऐसे, तो हो सकता है आपको
जानकारी ना हो तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। द माइक्रोब्स ऑन देयर, अब ये कहीं देखा देयर लिखा हो, माइक्रोब्स ऑन देयर, देम की जगह देयर गलत भाई, बिल्कुल एकदम दे बिल्कुल गलत। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, या दोज भी नहीं होता है। कहीं सेंटेंस देखा कि लिखा हो कि ऐसे लिखा हो कि रिमूव द विकेट्स ऑन दोज, ऐसे करके होता क्या? या रिमूव द माइक्रोब्स ऑन दे, ऑन दोज, इसका क्या मतलब ऑन दोज? आगे भी कुछ होता तो फिर पता चलता भाई, लेकिन आधा अधूरा लिखा तो ये भी गलत हो गया। एक ही बचा है, नो सब्स्टिट्यूशन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ 3 novels और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। अमीश त्रिपाठी बहुत आते हैं न्यूज़ में। अमीश त्रिपाठी ने जो है मेलुहा नाम की, त्रिपाठी जो है इन्होंने ट्रायोलॉजी लिखी है। ट्रायोलॉजी में मिथिकल जो है इन्होंने नॉवेल्स और प्लेस का ट्रायोलॉजी लिखी है, मतलब 3 भाग में। अभी जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी तो इसमें ही बोला जा रहा कि ट्रायोलॉजी जो है ये है, पार्ट 1 ब्रह्मास्त्र आ गया, सेकंड पता नहीं क्या होगा, तो ट्रायोलॉजी जो है लिखी जा रही है। ट्रायम्विरेट करके एक शब्द होता है, इसमें क्या होता है 3 लोग, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है 3 लोगों का होता है ना, तो ट्रायम्विरेट आप बोल सकते हैं कि ट्रायम्विरेट बॉडी है, ट्रायम्विरेट बॉडी। ट्रिवेट मतलब जैसे रोटी जो होता है ना, रोटी रखने का जो होता है ना, जैसे ज़मीन में न लगे गर्म रहती है तो 3-4 उसके टांगे नीचे बनी होती हैं, उसी पे रोटी जो है बना के रखते हैं। ट्रिपलेट मतलब होता है कि जु- जुड़वा जैसे होता है ना, जुड़वा, तो उसमें जुड़वा की जगह एक और लगा लीजिए, 3 क्या, गुड्डी, जो भी बोलना हो बोलिए। फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि पैसेज होता है इसमें बीच बीच में कुछ वर्ड गायब कर देते हैं, जैसे वन ये लिखा है, ब्रीड फाउंडेड प्रोटेक्टेड, यहाँ पे तुमको भरना होगा कि आप क्या भर सकते हैं, थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये, इसीलिए मैंने 25 से 20 बोला था, क्योंकि इसमें एक आधी गलती हो सकती है। यहाँ पर आपको प्रिपोजिशन, फिक्स्ड प्रिपोजिशन और भी चीज़ों की नॉलेज हो सकता है, आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो। मतलब निकालते चलिए। वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज़ अ प्योर हनी, स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक, हनी प्रोड्यूस्ड, हनी प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बाई हो सकता है, मतलब इन मधुमक्खियों के द्वारा हनी कोई प्रोड्यूस होता है, मेलिपोना होते हैं। अब मैं थोड़ा जीएस का नॉलेज देता हूँ, चलो मुझे याद आ गया, काफ़ी फेमस हनी है, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा खट्टा होता है, सार हनी थोड़ा खट्टा होता है। ये क्या माना जाता है कि ये एंटीबायोटिक इसमें क्वालिटीज़ होती है, और ये मेलीपोनोनी ट्राइब होती है, मेलीपोनिनी ट्राइब, भूटान में। तो कभी आपसे पूछ ले कि मेलीपोनोनी ट्राइब, तो यहाँ पे जो है भूटान में, कहाँ पे, भूटान, भूटान, ठीक है। तो बाई यहाँ पे लिख दिया मैंने। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज 700 टू 1500 मीटर, यहाँ पे बिटवीन आ सकता है ना। ड्यू टू, अब ये तो बहुत ही सिंपल, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे होना चाहिए दैट ऑफ दैट ऑफ रेगुलर हनी बीज। इट वॉज टैंगी सार टेस्ट एंड कैन, यहाँ पे कैन स्टोर योर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। यहाँ पे सूदिंग आ सकता है, सूदिंग इफेक्ट, जैसे कहते हैं कुछ आराम पहुंचाने वाला। अब मैंने ये भर लिया, तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोहेरेंट चीज़ पता चलती है कि हाँ इकट्ठे आपने भर लिया। अब आप ऑप्शन हो सकता है सूदिंग की जगह कोई कुछ और दिया हो, या इसकी जगह दैन दैट ऑफ की जगह, या इसकी जगह कोई हालांकि इसकी जगह तो कुछ और नहीं आ सकता, क्योंकि ड्यू के साथ टू ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे बाइक, यहाँ बिटवीन के अलावा तो ये 3 तो है, लेकिन इनकी जगह हो सकता है कुछ और दिया हो। चलिए देख लेते थे, पहला तो बाई सही हो गया, क्योंकि प्रोड्यूस बाई, ये तो सिंपल है ना भाई। 2 में क्या भरा था हमने, बिटवीन भरा था, बिटवीन सही हो गया, क्योंकि बिटवीन कहाँ लगता है, दो चीज़ों के मतलब दो चीज़ों के बीच संघर्ष हो रहा, तो क्या कहेंगे, बिटवीन, वॉर बिटवीन रूस एंड यूक्रेन, है ना।
वॉर अमंग सेवरल नेशंस, कई सारे आ गए। आफ्टर मिड्स तो बनता ही नहीं, ठीक। मिड्स यूज होता है इन द मिड्स ऑफ वॉर, ऐसे करके, मतलब युद्ध के बीच में। और बीच मतलब वो वाला बीच नहीं, युद्ध के बीच में, मतलब इन द मिड्स ऑफ, युद्ध के दौरान आप कह सकते हैं, इन द मिड्स ऑफ वॉर, ऐसे करके यूज होता है। युद्ध के दौरान, क्या युद्ध होता है, युद्ध के दौरान, ठीक है। तो बिटवीन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 में क्या है, ब्लैंक नंबर 3 में ड्यू टू, तो 2 के अलावा तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता है। 4 में क्या है, दैन दैट ऑफ हमने भरा था, यहाँ से दैन ही दे रखा, हालांकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। दैन दैट ऑफ होता, क्योंकि यहाँ पे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो है किससे, रेगुलर हनी बीज से नहीं। ये ग्रामेटिकल एरर में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सीडीएस का, खासकर सीडीएस या डिफेंस एग्जाम्स में, मतलब यूपीएससी के एग्जाम्स में खासकर ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। दैन होता है, जैसे मैंने कहा कि यू आर टॉलर देन मी, ठीक है, यू आर टॉलर देन मी, ये तो सही हो गया। लेकिन आपसे कोई कहे कि योर फिंगर इज, इज टॉलर देन मी, तो ये क्या सही है, तुम्हारी फिंगर जो है, तुम्हारी फिंगर जो है मेरे मेरे से, तो सेंटेंस क्या निकल रहा है, मतलब तो इसका यही होगा कि तुम्हारी उंगली मेरी उंगली से बड़ी है, ठीक है। मतलब टॉलर तो ऐसे नहीं होता, बिगर होना चाहिए, टॉलर नहीं, बिगर देन मी, ठीक। तो बड़ी है, तो यहाँ पे जो ग्रामेटिकली जो निकलता है, देन दैट ऑफ, मतलब तुम्हारी उंगली मेरी उंगली से बड़ी है, देन दैट ऑफ लगता है, इसीलिए देन दैट ऑफ लगता है कि तुम्हारी उंगली से, कंपैरिजन मतलब सेम चीज़ों में होता है। और मतलब तुम्हारी उंगली का कंपैरिजन मेरी शरीर से नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ न्यूट्रिएंट्स का कंपैरिजन जो है वो हनी बीज से नहीं हो, लेकिन अब दैन दिया है तो दैन ही हमें सही करना पड़ेगा। 5वां देखते हैं, कैन, मैंने क्या सूद भरा था ना, कैन श्योर योर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। पैसिफाई नहीं, पैसिफाई जो है उसके लिए यूज होती है युद्ध वगैरह में, जैसे गांधी जी को पैसिफिस्ट बोला जाता है, कि मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में ना पड़ने वाले, ठीक है, पैसिफिस्ट। अपीज करना, न्यूज़पेपर में अक्सर कोई एक वर्ड जो है छप के आता है, माइनॉरिटी अपीजमेंट, आता है ना, आजकल पॉलिटिक्स पेज खोलोगे तो माइनॉरिटी अपीजमेंट करके वर्ड काफ़ी लिख के आता है। सूदिंग का यूज़ ज़्यादातर इसी चीज़ में होता है। काम योर सोर थ्रोट, ऐसा कोई गले में जो है भयावह कोई स्थिति नहीं बनी जिसको काम किया जाए, सूदिंग जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलिए